आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ में छत्तीसगढ़ का गौरव, राजनांदगांव की बेटी ने जीता कॉमनवेल्थ सिल्वर, हौसली ने दिलाया रजत। पहली ही बारिश में उखड़ी खैरा जंगलेसर सड़क, नई सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की जांच और कार्रवाई की मांग। कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर, अधिकारियों मीडिया कर्मियों की जांच, जनदर्शन के साथ सेहत का ध्यान, अफसरों की सेहत पर प्रशासन का फोकस। अमलीडीह सड़क को लेकर प्रदर्शन, सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों का विधायक के खिलाफ प्रदर्शन, 7 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी। बरसात में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, प्रशासन अलर्ट मोड पर, एंटी रेबीज इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 23 वर्षीय बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को प्रतियोगिता का 5वां और वेटलिफ्टिंग में 4था पदक दिलाया। लेकिन इस जीत की सबसे भावुक कहानी मंच पर नहीं, अस्पताल के एक कमरे से जुड़ी है। प्रतियोगिता के दौरान ज्ञानेश्वरी के भाई रितेश यादव सड़क दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती थे। माता पिता वहीं उनकी देखभाल में लगे थे। मुकाबले से पहले ज्ञानेश्वरी ने भाई को फोन किया और एक वादा किया, मैं मेडल जीत कर लौटूंगी, और उन्होंने अपना वादा निभा दिया। आपको बता दें, ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 103, 107 और आखिरी प्रयास में 111 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठाए। हालांकि नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डीडी ने 206 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ज्ञानेश्वरी की यह उपलब्धि करोड़ों भारतीयों के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं रही। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने बधाई देते हुए कहा कि ज्ञानेश्वरी की सफलता देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। राजनांदगांव की इस बेटी ने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो तो परिस्थितियां नहीं, हौसला इतिहास लिखता है। हम लोग कल 6 बजे टीवी देख ही रहे थे, मतलब सभी परिवार मिल करके, और जैसे जैसे उसका भार प्रदर्शन अच्छा रहा और मेडल जैसे ली, वैसे खुशी की लहर दौड़ गई। और मैं निरंतर ही उनका आधा गेम, मतलब आखिरी गेम देखने के बाद मिठाई लेने चले गया और मिठाई लेकर के आकर के सब परिवार के साथ में खुशी जाहिर किए हैं। और बहुत खुशी हुआ है, बहुत बड़ा उपलब्धि है देश के लिए, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के लिए। और ज्ञानेश्वरी को भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनको निरंतर जो है आशीर्वाद दे और निरंतर ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे हम कामना करते हैं। बारिश के मौसम में इस शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि कुत्ते के काटने की घटना को हल्के में न ले और तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बरसात के दिनों में कुत्तों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण काटने की घटनाएं बढ़ सकती है। समय पर उपचार नहीं मिलने और पर रेबीज जैसी गंभीर बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसी को देखते हुए अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने बताया है कि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए जरूरी इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखे गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो देरी ना करे, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, बसंतपुर अस्पताल या मेडिकल अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज का उपचार शुरू कराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर इलाज ही रेबीज से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। स्ट्रीट डॉग की शिकायतें अभी बहुत आ रही हैं, और जैसे ही अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है तो उसको तत्काल नज़दीकी जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आ जाना चाहिए। दोनों जगहों पे कुत्ता काटने के से बचाव के इंजेक्शन रखे हुए हैं। उसके 5 डोज होते हैं, जो समय अनुसार चिकित्सक के बताए जो समय रहेंगे उनके अनुसार वो 5 डोज सभी को लगाना अनिवार्य है, वो लगाएंगे। दूसरा, उसमें कभी भी टाँका न लगवाएं और सिर्फ अच्छे से घाव को अच्छे से साबुन से और पानी से धो के साफ करें, जिससे कि बैक्टीरिया जो है ऊपर न चढ़े।
रात के अंधेरे में खड़े ट्रैक्टरों को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का राजनांदगांव पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर बैटरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी से लेकर खरीद, बिक्री और खपाने तक की पूरी चेन का खुलासा किया है। कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 12 ट्रैक्टर, बैटरियां, चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगद रकम सहित करीब 1,35,000 रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह राजनांदगांव और डोंगरगढ़ क्षेत्र के गांवों में सक्रिय था। आरोपी सुनसान जगहों, सड़क किनारे और कोठारों में खड़े ट्रैक्टरों की रेकी कर रात के समय बैटरियां चोरी करते थे। इसके बाद चोरी के माल को अलग अलग लोगों के माध्यम से बेचकर ठिकाने लगाया जाता था। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम सांगनी कछार निवासी परमेंद्र कुमार सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21-22 जुलाई की रात उनके महिंद्रा ट्रैक्टर सहित आसपास खड़े अन्य ट्रैक्टरों से बैटरियां चोरी हो गई है। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस चोरी की बैटरियों को खरीदार तक पहुंची। पूछताछ में सामने आया कि चिचोला निवासी अजहर खान ने चोरी की बैटरियां खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ते हुए सुजीत देवार, सुकत देवार, भीखम राम यादव, गणेश राम साहू, करण मरकाम और नईम खान तक पहुंच बनाई। आपको बता दें, गिरोह की खास बात यह थी कि चोरी करने वाले अलग थे, खरीदने वाले अलग और बेचने वाले अलग। पुलिस ने इसी पूरी सप्लाई चेन को तोड़ते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल रहे हैं। सभी आरोपियों को 28 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में संपत्ति संबंधी अपराध की रोकथाम हेतु आदरणीय एसपी मैम की तरफ से दिशा निर्देश में एक सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में चौकी, तुमड़ी बोर्ड, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव एरिया में लगातार जो ट्रैक्टर है उनकी बैटरी चोरी होने की सूचना आ रही थी, जिसमें 21-22 जुलाई को एक प्रार्थी ने चौकी तुमड़ी बोर्ड में रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना क्रम में टोटल जो 12 बैटरीज हैं वो आरोपी से जब्त की गई, जिसमें चोरी करने वाले, खरीद बिक्री करने वाले और फाइनली जो खपत करने वाले ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जिला के जो तुमड़ी मोड़ और चिचोला, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव क्षेत्र में 11-12 ट्रैक्टरों में बैटरी चोरी की शिकायतें मिली थी, जिस पर लगातार कार्रवाई करते हुए इसमें आदरणीय मैडम के द्वारा, एसपी मैडम के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिनको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में 12 जो चोरी की बैटरी है उसको बरामद करने में और 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही गांजे की एक बड़ी खेप को पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी कर बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान तस्कर तो पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन उनका पूरा नेटवर्क एक बार फिर पुलिस से रडार पर आ गया है। एनसीबी रायपुर से मिली सूचना के आधार पर साइबर सेल राजनांदगांव और पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे स्थित गुरुद्वारा चौक के पास मोर्चा संभाला। सूचना थी कि ओडिशा के मलकानगिरी कोरापुट क्षेत्र से टाटा योद्धा पिकअप में गांजा भरकर आगरा की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस की घेराबंदी देखकर संदिग्ध पिकअप चालक ने वाहन को करीब 300 मीटर पहले ही रोक दिया। इसके बाद वाहन में मौजूद 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। फरार आरोपियों द्वारा छोड़े गए वाहन की तलाशी लेने पर बड़ा खुलासा हुआ। सीट के पीछे और नीचे छिपाकर रखे गए 36 पैकेट मिले, जिनमें से एक 40 किलोग्राम गांजा भरा हुआ था। बरामद गांजे की कीमत करीब 20,59,750 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पिकअप वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार कुल जब्त मशरूके की कीमत करीब 28,65,750 रुपए है। मामले में तुमड़ी बोर्ड थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एनसीबी रायपुर एवं राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम लगातार प्रयास कर रही है। कंट्रोल ब्यूरो से सूचना मिली कि ओडिशा के कोरापुट एरिया से भारी मात्रा में पिकअप वाहन में गांजे की तस्करी की जा रही है, जो राजनांदगांव से होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। आदरणीय एसपी मैम के दिशा निर्देश में इसको गंभीरता से लेते हुए नेशनल हाईवे में गुरुद्वारा चौक के पास एक एमसीपी लगाई गई, जिसमें साइबर और चौकी तुमड़ी बोर्ड और एनसीबी की संयुक्त टीम थी। एमसीपी को देखते हुए जो पिकअप वाहन था वो 300 मीटर पहले ही रुक गया और वहां से जो आरोपी थे वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हुए। पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान वहां पे 36 पैकेट्स गांजा के मिले। टोटल 41 केजी गांजा था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख है। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में जिले में जितने भी मादक पदार्थ का परिवहन और उनका भंडारण विक्रय किया जा रहा है, उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में परसों
CSP वैशाली जैन के नेतृत्व में एक सूचना मिली थी, जिसमें तुमरी मोड़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत MCP लगा करके 41 किलो गांजा पिकअप वाहन बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुए है। प्रकरण के आरोपी अंधेरे का लाभ उठा करके भाग गए हैं, जिनको शनाख्ती कर ली गई है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरकारें बेहतर सड़कों के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों की पोल खोल देती है। राजनांदगांव जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां खैरा से जंगलेसर तक बनी हुई नई सड़क पहली ही बारिश का सामना नहीं कर पाई। सड़क की परतें उखड़ने लगी है और निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों ने इसे सरकारी पैसों की बर्बादी बताते हुए जांच की मांग की है। दरअसल सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। खैरा से जंगलेसर तक हाल ही में बनी सड़क पहली ही बारिश में जवाब देने लगी है। कई जगहों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है और गिट्टियां बाहर निकल आई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत में बना ये 76.76 लाख 5,000 रुपए की राशि से ये जो सड़क बना हुआ है, ये सड़क कुछ महीनों में ही अब उखड़ते हुए नजर में आ रहा है। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो बोर्ड दिखाते हैं जो कि इस सड़क के निर्माण के लिए यहाँ पर बोर्ड चस्पा किया गया है। ये तस्वीरों पे आप देख पा रहे होंगे, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत में बनाया जाने वाला सड़क है। ये सड़क का नाम है जंगलेसर से खैरा। इसकी कुल जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर 150 मीटर की लंबाई है और कुल जो लागत है वो 76 लाख 5,000 रुपए की लागत है। कार्य अवधि पूरा होने का जो समय है वो 6/1/2025 का है और माफ कीजिएगा 6/1/2026, यानी कि 12 माह, एक साल में कार्य पूरा करने का है। साधारण अवधि कार्य पूर्णता उपरांत 5 वर्ष तक, यानी कि आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि इसमें सीधे से कहा जा रहा है कि ये जो सड़क है वो कम से कम 5 वर्षों तक के टिका रहेगा। आगे चलेंगे और इस सड़क की वास्तविक हकीकत देखेंगे कि क्या यहाँ इस सड़क की स्थिति है। ये तस्वीरें किसी पुरानी जर्जर सड़क की नहीं बल्कि उस सड़क की है जिसे हाल ही में बनाया गया था। खैरा से जंगलेसर तक बनी सड़क पहली बारिश में ही अपनी मजबूती खोने लगी है। कहीं डामर की परत उखड़ रही है तो कहीं सड़क में इस्तेमाल की गई गिट्टियां बाहर निकल आई है। बारिश की कुछ बूंदों ने ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता की कहानी सामने ला दी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान तय मानकों की अनदेखी की गई, जिसका नतीजा अब राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने के समय ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अब हालात ये है कि वाहन चालकों को खराब सड़क से गुजरने में परेशानी हो रही है और हादसे का खतरा भी बना हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर नई सड़क पहली बरसात में ही जवाब दे दे तो निर्माण कार्य की निगरानी और जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठना लाजिमी है। दरअसल खैरा से जंगलेसर तक बनी इस सड़क की हालत ने निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शिकायतों के बाद विभाग सिर्फ सड़क की मरम्मत कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है या फिर निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई करता है। फिलहाल ग्रामीणों को इंतजार है उस सड़क का जो पहली बारिश में नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक उनका भरोसा कायम रख सके। खैरा से लेकर के जंगलेसर तक के बनने वाले 1 किलोमीटर और 150 मीटर की सड़क जो है वो पूरी तरीके से पहली बारिश में उखड़ते हुए नजर में आ रही है। ये सड़क की वर्तमान की वस्तु स्थिति है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, सड़क जो है ये पूरी तरीके से उखड़ रही है। ये सड़क जो है वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, यानी कि आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है लाख दावे करती है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, लेकिन ठेकेदारों की भ्रष्टाचारी की वजह से लोगों के टैक्स का दिया हुआ पैसा ऐसे ही पानी में बहते हुए चला जाता है। लोग जो है अपने इस सड़क पर चलने पर उन्हें लोगों को दुभर हो जाता है। ये आप तस्वीरों पे सीधा साफ साफ देख पा रहे होंगे। ऐसा लगता है इस जगह को देख करके कि यहाँ पर शायद डामर डालना ही भूल गए। तस्वीरों पे आप सीधा से देख पा रहे होंगे, ये दूरी लगभग इसकी जो लंबाई है ये ऐसा आकलन लगाया जा सकता है कि ये लगभग 40 से 50 फीट का दूरी होगा, जो कि सड़क जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी तरीके से डामर के लेप जो है वो निकल चुके हैं
सड़क जो है वो उखड़ रही है। अब ऐसे हालात में लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए, क्योंकि इन सड़कों पर लोगों के दिए हुए टैक्स का पैसा लगता है। लोग जवाब जानने के लिए अब सड़कों तक के उतर रहे हैं और खबरों पर यही सब मामला हेडलाइन के बतौर सुर्खियां बटोर रही है। राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार का दिन इस बार कुछ अलग नजर आया, जहां आमतौर पर जन समस्याओं के समाधान के लिए लगने वाले कलेक्टर जनदर्शन और विभागीय बैठकों की गूंज रहती है, वहीं इस बार कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य जागरूकता का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ही अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। मंगलवार को टीएल बैठक और जनदर्शन के कारण जिले भर के अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय में मौजूद थे। इस अवसर को उपयोगी बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ही ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य जाँच की। इस पहल की खास बात यह रही कि इसमें शहर के मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया। खबरों की दौड़ में व्यस्त रहने वाले पत्रकारों ने भी शिविर का लाभ उठाया और अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। दरअसल जिला प्रशासन का यह कदम केवल जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक संदेश भी दे गया कि बेहतर प्रशासन के लिए स्वस्थ टीम का होना जरूरी है। समय रहते बीमारी की पहचान हो जाए तो गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव में कलेक्टर जनदर्शन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने विकास कार्यों की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह गिधवा के सैकड़ों ग्रामीण हाथों में शिकायतों का पुलिंदा लेकर कलेक्टर पहुंचे और आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना सिर्फ फाइलों में दौड़ रही है, जबकि गाँव की सड़क आज भी बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वर्षों से सड़क की हालत खराब है, बारिश आते ही मार्ग तालाब और कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हालात इतने खराब है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक गाँव नहीं पहुँच पाती है। मामले ने उस समय राजनीतिक रंग ले लिया जब प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने दलेश्वर साहू मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में साफ कहा कि सड़क का तत्काल मौके पर निरीक्षण कराया जाए, निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि तय समय में सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज करेंगे और विधायक कार्यालय सहित पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस समय हम कलेक्टर कार्यालय में हैं। आज कलेक्टर जनदर्शन है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण और भैया लोग आए हैं। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, पीडब्ल्यूडी विभाग के मुर्दाबाद नारे लगाते हुए। जानते हैं क्या मामला है। आप कलेक्टर कार्यालय हैं, आज जनदर्शन है, क्या मामला है? मामला है अमलेटी टू गिधवा रोड का, 2 किलोमीटर की रोड है और ये रोड पहले से 10-12 साल पहले कागजों में बन चुकी है और रोड जगह पर कुछ भी नहीं बना। इसके लिए हमने पिछली फरवरी में भी मांग उठाई थी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ लोग, जिम्मेदार ऑफिसर्स जिसमें कमल सिंह थे, गए थे। उन्होंने बोला कि अभी तत्काल इसको चालू किया जाएगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ है। कई ग्रामीणों ने कई बार जाकर के दलेश्वर दाऊ जो विधायक है उससे ये बात रखी है, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस रोड का पैसा तो वो पहले से निकाल चुके हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटम दिए हैं कि कलेक्टर साहब को अवगत कराएं कि आप इसको तत्काल रोड का काम निर्माण चालू करवाएं, अन्यथा 7 दिन के बाद विधायक कार्यालय का घेराव किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रोड का पैसा तो पास हुआ है लेकिन रोड बनी नहीं है, खाली कागजों में बने हैं और उनके क्षेत्र में तो इस तरीके के बहुत बड़े मामले हैं, इसलिए सामूहिक रूप से भी उनका घेराव किया जाएगा। लगातार राजनांदगांव जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है।
ओवरब्रिज, रोड, नाला, सभी चीज का भ्रष्टाचार आ रहा है। फिर एक डोंगरगांव विधानसभा में मामला है, उसको लेकर के आप पहुंचे हैं। पहले भी आप लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, क्या मामला है पूरा बताइए। सर एक्चुअली में अपना जो ये अमलेडी से गिधवाड़ा रोड का ही मामला है। ये 12 साल पहले ये रोड बन चुका है बताते हैं। इसका टेंडर भी उठा था और काम भी हुआ है बोले, लेकिन काम कुछ उसमें दिखा ही नहीं है रोड में, और सिर्फ कागज में ये डामरीकरण दिखला रहा है। हम लोग जैसे फाइल लेके पहुंचे तो पता चलता है कि ये पेपर में भी, न्यूज में भी, अखबार में भी छपा था कि ये रोड बन चुका है, डामरीकरण हो गया करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जाएंगे तो आपको कच्ची सड़क मिलेगी। आप लोगों ने घेराव, वहाँ धरना किया, पीडब्ल्यूडी के लोग भी आए थे, क्या किया? पीडब्ल्यूडी वाले आए और अपना कागज में हमारे साइन करके गए हैं कि सबसे पहले हम नाला पुलिया का काम करवाएंगे, उसके बाद फिर हम डामरीकरण के लिए आगे प्रोसीजर करवाएंगे करके। आज 6 महीना होने वाला है, कुछ भी नहीं, ना पुलिया डाला है ना कुछ नहीं हुआ काम। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, फिर क्या कहा? अभी भी आश्वासन ही दे रहे हैं हमको कि हमारे संज्ञान में है, अब आगे करते हैं, प्रोसीजर है, चालू है, बस यही चल रहा है। मतलब वही तारीख पे तारीख। अगर आगे नहीं बनता है रोड, क्योंकि आम जनता को तो आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आगे रोड नहीं बनता है तो क्या अगला कदम? विधायक घेराव करेंगे, विधायक के घर ऑफिस का। तो आप देख सकते हैं कि भारी आक्रोश का माहौल है। आप देख सकते हैं विधायक महोदय की फोटो भी लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। शायद ज्यादा प्यार है विधायक महोदय से। फूल छाप कांग्रेसी विधायक जी हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं बना, और आज बीजेपी की सरकार है तब भी नहीं बन रहा है। जबकि डलेश्वर साहू खुद बहुत सारे बात कहते हैं कि यहाँ की रोड नहीं बनी, वहाँ की रोड नहीं बनी, दूसरों का आरोप लगाते रहते हैं विधानसभा में। नहीं, वो तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। उनको बीजेपी का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या बीजेपी ना ही हमारा काम करती है ना कांग्रेस करती है, और हमको अपना हक लेने आता है, और ये सब हमारे नौकर है। हम ही लोग ने जिताया है इनको, हम ही जिताते हैं इनको, और हमारे ऊपर ही शासन करने की कोशिश करते हैं सब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो अपने हक की लड़ाई के लिए आदमी को पीछे नहीं हटना है, और अपना हक की लड़ाई के लिए करना है। वो रोड तो बना के रहेंगे। ये डलेश्वर साहू तो काफी लोकप्रिय विधायक हैं, 2-3 बार से कंटिन्यू जीत। तो जब रोड बन जाएगी तो लोकप्रिय समझ में आ जाएगा ना, बना के दिखला दे हमारा रोड। भारी आक्रोश का माहौल है, और रोड खाली 2 करोड़ की रोड खाली कागजों पर ही बनी है, ना ही जमीनी हकीकत है, ना ही रोड बनी है। कलेक्टर कार्यालय आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। देखना तो यह है कि रोड कब बनेगी, कब तक बनती है, और उसकी गुणवत्ता क्या होगी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जिला न्यायालय परिसर में इन दिनों अदालती बहस से अलग एक और मुकाबला चर्चा में है। आपको बता दें, बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। 29 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन रहा, जहां प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मतदाताओं से संपर्क साधा। अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए इस बार 4 दावेदार मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने और साथ ही अधिवक्ताओं का समर्थन जुटाने में जुटे नजर आए। कोई अनुभव और नेतृत्व क्षमता को अपनी ताकत बता रहा है, तो कोई बदलाव और नई सोच के नाम पर वोट मांग रहा है। प्रचार के अंतिम दिन न्यायालय परिसर में मुलाकातों, बैठकों और व्यक्तिगत संपर्कों का दौर चलता रहा। प्रत्याशी एक एक मतदाता तक पहुंचकर समर्थन की अपील करते दिखाई दिए। अब फैसला अधिवक्ता मतदाताओं के हाथ में है कि बार की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। 29 जुलाई को होने वाले मतदान के बाद ये साफ होगा कि इस बार अध्यक्ष पद की बाजी कौन मारता है और अधिवक्ताओं की पसंद का नया चेहरा कौन बनता है। जैसे अभी तो बहुत उत्साह और उमंग का माहौल है। सभी पदों में पर्याप्त संख्या में नामांकन भरे गए हैं, और खास करके अध्यक्ष पद को लेकर के सबकी निगाहें टिकी होती है कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अभी एक नया युवा नेतृत्व का आगाज हुआ है आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के रूप में, जिसके संबंध में काफी लोग आशान्वित हैं कि इस बार जीत उनकी होनी चाहिए। प्रत्याशी तो हमारे यहाँ जो खड़े हैं सभी अच्छे हैं, और हमारे जो मतदाता हैं वो भी सब जागरूक हैं। अच्छा प्रत्याशी ही चुनेंगे जो संघ को आगे लेके चल सके। जिला अधिवक्ता संघ जो होता है एक बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है हमारे यहाँ,
और हम लोगों को अध्यक्ष एक बेबाक और बेंच के समक्ष, जजों के समक्ष, कोर्ट के अंदर, स्टेट बार काउंसिल में और जहाँ पर भी हम अपना प्रतिनिधित्व करते हैं एज एडवोकेट, वहाँ पर हमारी जो बात है वो बहुत ही बेबाक तरीके से और विनम्र तरीके से कोई रखे, ऐसा अध्यक्ष हमको चाहिए। इस बार जो जिला अधिवक्ता का चुनाव हो रहा है उसमें आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छे उम्मीदवार है, एकदम सशक्त है, बोल्ड है और काफ़ी अनुभव है उनको। युवा राजनीति भी किए हैं छात्र संघ समय से और अपने लॉ कॉलेज के टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इसलिए उनका जो व्यू है, विजन है, नए विजन के साथ आ रहे हैं। जैसे कि अधिवक्ता को संगठित करना पहला उद्देश्य है हमारा। मैं जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ और मैं वे सभी सुविधाजनक काम करवाऊंगा अपने आशीर्वादक मंडल के माध्यम से, जिसमें मेरे अधिवक्ता सदस्यगण हैं, उनको न्याय दिलाने में वो सारे सुविधा उत्पन्न हो, जिससे उनके न्याय प्रदान करने में उनको सुविधा और सहज उत्पन्न हो। देखिए, मैं भी इस जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और कल मतदान होना है और निष्पक्ष मतदान होता है यहाँ, और मैं हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ जो महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए स्वच्छ और अच्छा बार रूम की व्यवस्था, साथ ही साथ जो जूनियर वकील आते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, मैं एक गुरु भी हूँ, कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, और जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनके लिए अलग से बार रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमारे बार रूम में हमारे साथ बैठने में थोड़ा सा सम्मान के कारण झिझकते भी हैं। उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ सके, आपस में डिस्कस कर सके, केस की तैयारी कर सके। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के सोमनी में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया महतारी सदन इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है। बारिश शुरू होते ही भवन चारों ओर से पानी से घिर गया है, जिससे यह किसी सरकारी भवन से अधिक टापू जैसा नजर आने लगा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भवन तक पहुंचने के लिए समुचित रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार महतारी सदन का निर्माण ऐसी जगह कराया गया जहां पहले से डबरी मौजूद थी। बारिश के बाद पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और भवन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे में लाखों रुपए की लागत से बना यह भवन फिलहाल उपयोग के बजाय सवालों का केंद्र बन गया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार से भवन की स्वीकृति मिली थी, जबकि वर्ष 2025 में तत्कालीन ग्राम पंचायत के कार्यकाल के दौरान इसका निर्माण कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल के चयन में गंभीर लापरवाही बरती गई। मामले में जनपद पंचायत के उन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन किया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर निरीक्षण निष्पक्ष और जिम्मेदारी से किया गया होता तो निर्माण में आई खामियां समय रहते सामने आ सकती थी। छुरिया के विकास खंड के ग्राम कुबराडीह में उस समय माहौल गर्म हो गया जब ग्रामीणों ने एक मुर्गी फार्म पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से मुर्गी फार्म और गौशाला की आड़ में अवैध पशु तस्करी का कारोबार संचालित किया जा रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पशुओं को गौशाला पहुंचाया। अब पूरे मामले की जांच जारी है। शिकायत के अनुसार तीनों लंबे समय से मुर्गी फार्म और गौशाला की आड़ में अवैध रूप से पशुओं की खरीद फरोख्त और तस्करी कर रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि कई बार समझाने के बावजूद गतिविधियां बंद नहीं हुई। रविवार रात ग्रामीणों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। ग्रामीणों के अनुसार मुर्गी फार्म परिसर से 6 भैंसे, 4 गाय और 1 बछड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को लिखित शिकायत लेने की बात कही। सोमवार को करीब 200 ग्रामीण चिचोला चौकी पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर परिसर से मिले सभी पशुओं को नंदनीय गौशाला भेज दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे थाना घेराव करने को मजबूर होंगे। ये सर हमारे ग्राम कुबराडीह में ग्राम पंचायत रानी तालाब का आश्रित ग्राम है ग्राम कुबराडीह। वहाँ मुर्गी फार्म के आड़ में गौ तस्करी का काम कर रहे थे विशाल लौतरे करके। उनका नीट निवास है पाटेकोरा, लेकिन उसका खेती है वहाँ कुबराडीह में। वहाँ मुर्गी फार्म खोले हैं, उनके आड़ में गौ तस्करी का काम कर रहे हैं बहुत दिनों से धरने से। जिसको कई बार समझाइश दिए हैं गांव वाले ने इसको बंद करो करके, और अभी तक नहीं माने। तो कल गांव में ग्राम मीटिंग रखे गए जिसमें सब समझाइश दिए, उसमें दादागिरी कर दिए। दादागिरी करने के बाद में गाँव वाले ने सभी राय मशूरा लिया कि इनका FIR दर्ज कराया जा करके रात में उनके बाड़ा में छापा मारे तो वहाँ
गऊ जो गाय भैंस बैल बछड़ा वगैरह मिले हैं, तो उनको लेके टीआई लोग को फोन लगाए थाना में, थानेदार गया समझाइश दिया और दूसरे बात फिर बोले कि दूसरे दिन 10-11 बजे आओ, जो भी कार्रवाई करना है करके, तो थाने में इसीलिए कार्रवाई करने के लिए आए हैं सर। संत शिरोमणि समाज सुधारक गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश में व्यापक समरसता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शहरों से लेकर गांवों तक सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थल से होगी। यहां देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल पवित्र कलश लेकर अपने अपने राज्यों के लिए रवाना होंगे। यह समरसता कलश यात्रा देश भर में सामाजिक एकता का संदेश लेकर विभिन्न जिलों और गांवों तक पहुंचेगी। दरअसल यह अभियान केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगा। आगामी महीनों में विभिन्न राज्यों के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, छात्रावासों और शैक्षणिक संस्थानों में निबंध लेखन, भाषण, रंगोली, संगोष्ठी, व्याख्यान और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को गुरु रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह अभियान देश में सामाजिक सद्भाव, समान अवसर और जातीय भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक जन जागरण अभियान साबित होगा। 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में लाखों लोगों की भागीदारी होने की उम्मीद है। संत शिरोमणि समाज सुधारक गुरु श्री रविदास जी के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल 29 तारीख से लेकर के 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश के सभी प्रदेशों में, सभी नगरों में, सभी ग्रामों में समरसता अभियान चलाया जा रहा है। तो उसके तारतम्य में भिन्न भिन्न कार्यक्रम तय हुए हैं। कल सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म स्थली से पूरे देश भर के लोग, अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं, वो कलश यात्रा लेकर के अपने अपने प्रांत में जाएंगे। उसी प्रकार से कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि रविदास जी के लगभग 51,000 से ज्यादा स्थलों पर दीप उत्सव मनाया जाएगा कल शाम में। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।